नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 20 दिसंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण कैंपर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले जो भी पीसीएस अभ्यर्थी हैं वो लोग थोड़ा 2-3 बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से उस बात को आज मैं दोहरा दे रहा हूं कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड बेसिकली जो है निकाल करके उसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा। एक ओरिजिनल आईडी आपके पास होनी चाहिए, उसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, प्लस 2 फोटो आपके पास पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। बाल पेन आपके पास होना चाहिए, ब्लैक में होना चाहिए, ब्लू में नहीं होना चाहिए। कोई जेल या कोई पायलट पेन नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ब्लैक पेन से ही आपको ओएमआर शीट फिल करनी है। जब भी आप ओएमआर शीट फिल करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सारी इंफॉर्मेशन जो आपको ओएमआर में पूछता है आप उसको फिल करिएगा। उसके बाद अपने प्रश्न पत्र पर जाइएगा, क्योंकि यह सबसे प्राइमरी चीज होती है। अगर आपने ओएमआर शीट को फिल करने में ही मिस्टेक कर दी तो फिर आप कितने ही प्रश्न सही करें, कोई इसका मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। एक बात। दूसरा, अगर मानते हैं कि बाई फॉल्ट आपने एक कोई जो सर्कल आपने रॉन्ग फिल कर दिया है, तो एक बात ध्यान रखना कि रॉन्ग कर दिया है तो उसको रॉन्ग ही रहने देना। उसको व्हाइटनर से, ब्लेड से या किसी अन्य चीज से उसको छुटाने की कोशिश नहीं करना। क्लीन करने की उसकी कोशिश प्लीज मत करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये विशेष बातें आपको ध्यान देनी है। बाकी आप लोग पानी के बॉटल लेके जा सकते हैं, जो बॉटल ट्रांसपेरेंट हो। और आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पहले पहुंचेगा, 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले पहुंचने का टाइम है। और क्योंकि 45 मिनट्स पहले ही दरअसल आपका गेट ही पहले बंद हो जाएगा। पहले आधे घंटे पहले बंद होता था, अभी ये जो है बेसिकली 15 मिनट उन्होंने और कर दिया, कम कर दिया है। तो ये कुछ बातें विशेष हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपका सेंटर दूर है, खासकर अगर फीमेल्स का है, तो वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई या जिसके भी साथ जाना चाहती हैं, दोस्त के साथ, वो जाएं। होटल वगैरह की व्यवस्था देख ले पहले से, क्योंकि क्या होगा ना कि दिक्कत होगी थोड़ा सा। तो ये सब कुछ बातें हैं विशेष तौर पर। बाकी एक दिन सैटरडे में हम लोग जो है क्या करेंगे, एक बार थोड़ा थोड़ा बिंदु पर चर्चा कर लेंगे। और बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। लेकिन उसके पहले डिकोड एग्जाम के माध्यम से आरओ टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको मिलता है 500 का डिस्काउंट, यानी कि जिसकी फीस थी आपकी 1500 रुपए, वो डिस्काउंट के साथ आपको मिल जाती है कितने की, 1000 की, जिसमें आपको मिलेंगे 47 टेस्ट। 47 टेस्ट में से 42 टेस्ट आपके जीएस प्लस हिंदी के होंगे, बाकी 5 टेस्ट होंगे आपके किसके, करंट अफेयर्स के। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो है, अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप ये दिए गए जो नंबर्स यहां पर दिए गए हैं, इन पर आप लोग जो है व्हाट्सएप पर कॉल करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोग कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी हो गई इंफॉर्मेशन। अब आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और करते हैं हम लोग कल का रिवीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था लास्ट डे का, कि युवा शुद्धि अभियान की शुरुआत कहां पर की गई है, तो कर्नाटक में की गई है। और ये युवा शुद्धि जो अभियान है वो क्या है, ये बेसिकली जो युवा है यानी कि जो यूथ है, उसमें जो नशीली दवाएं हैं उनके प्रकोप से बचने के लिए, यानी कि उनके प्रभाव से रोकने के लिए दरअसल वहां के जो राज्यपाल है उनके द्वारा युवा शुद्ध अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, भारत दुनिया में स्मार्टफोन के निर्यातक के मामले में बेसिकली किस स्थान पर पहुंच गया है। कल हमने आपसे कहा था कि यह प्रश्न बेसिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यह पहुंच गया आपका तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 का संबंध किससे है, यह है आपका बेसिकली एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर। इस पर हमने एक आर्टिकल कराया हुआ है परसों। आप लोग प्लीज एक राष्ट्र एक चुनाव पर आर्टिकल देख लीजिएगा। बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे आपके मन के डाउट्स क्या होंगे वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज आप लोग उस आर्टिकल को जरूर देखने का प्रयास करिएगा। वो परसों ही शायद मैंने उसको जो है अपलोड करवाया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हो गया है। इनका संबंध है, तुलसी गौड़ा का किससे संबंध है, तो ये है आपके पर्यावरणविद थी और बहुत ही सम्माननीय जो है महिला थी, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। और पढ़ी लिखी ना होने के बाद भी इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। नतमस्तक हो जाते हैं हम लोग जब ऐसी छवि जो है किसी महिला की बनती है, जो कभी स्कूल भी नहीं गई, लेकिन पेड़ पौधों के बारे में इतनी जबरदस्त नॉलेज थी कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। ऐसी जो है आत्मा को सलाम है, जो है उनको प्रणाम है। खैर, तो उनका भी हाल ही में निधन हो गया है और बहुत कम जो है उनके जो है तन पे कपड़े रहते थे। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप गांधी जी को समझ लीजिए, कुछ उसी प्रकार का उनके वेशभूषा थी। बहुत ही सम्माननीय महिला थी। मुझे लगता है कि अगर ऐसे लोग अगर समाज में जीवित हैं तो फिर उनका सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद एक बड़े युग का जो है अंत हो जाता है, ठीक है। तो अपने जीवन को ध्यान रखिएगा, पैसे से ज्यादा अपने कर्मों पर आप विश्वास करिएगा, अच्छे कर्मों पर विश्वास कीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू किया गया, तो ये भोपाल में शुरू, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, मध्य प्रदेश में। भारत और किस देश के मध्य अभ्यास SLINX
जो है 2024 का आयोजन किया गया, तो श्रीलंका और भारत के मध्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 9वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता संपन्न हुई है, तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुई है। हाल ही में हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट, कल हमने आपको समझाया था, यह कुल कितने देशों के साथ शुरू किया गया, तो 3 देश के साथ शुरू किया गया। 3 देश कौन कौन से? एक पहला देश तो आपका भारत है, और बाकी 2 देश कौन से हैं जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ निम्नलिखित में से किसका उपयोग डीएसएलआई के निर्माण, डीएसएलआई यानी कि जो माचिस का आप उपयोग करते हैं, उसमें किस प्रकार के फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो लाल फास्फोरस जो होता है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अब आते हैं हम लोग आज के प्रश्न पर। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है, इंटरनेशनल जो माइग्रेटरी डे होता है, वो कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 18 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बेसिकली सी, 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवास, ये जो टॉपिक आपका प्रवास, ये अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी वाले सेक्शन में बेसिकली जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या है, इसके क्या कुछ कारण हैं, और बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, तो इसको आप लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयार कर सकते हो। बाकी प्री में तो ये प्रश्न यहां से आपको पूछ ही लेगा, राइट। तो 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके मनाए जाने की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 4 दिसंबर 2000 को, क्या 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व में प्रवासियों की बड़ी और बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में इसको क्या किया, घोषित किया। तो यह भी फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि किस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई थी, आप तुरंत उत्तर देंगे कि सन 2000 में, और किसके द्वारा, आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और भैया संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में भी प्रश्न आपसे पूछता है कई बार, तो जरा मुझे बताओ संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुई थी, मुझे कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब होती है और इसके अध्यक्ष या महासचिव अभी कौन है, यह आपको बताना है, क्योंकि मैंने कई बार आपको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में प्रश्न हमने आपको कराया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट या कोई अन्य सेक्शन रिवीजन करना है तो डिकोड एग्जाम पर यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स 2024 के नाम से एक हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई हुई जिसमें 165 लेक्चर्स के करीब हैं, वहां पर जाकर के आप अपना रिवीजन जो है क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ऑनलाइन सुरक्षा पर आचार संहिता लगाने वाला पहला देश कौन है। ऑनलाइन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आप लोग जानते होंगे इस समय जो डिजिटल सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इस पर एक बहुत बड़ा जो है मैटर चल रहा है, और इस पर आचार संहिता लगा दिया है कि एक देश ने, वह देश बेसिकली कौन सा है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर ए भारत, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका या फिर डी चीन। हो सकता है कि आपको ऑप्शन लग जाए अमेरिका या चीन, लेकिन दरअसल ये नहीं है, ये देश बेसिकली आपका ब्रिटेन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा बी वाला उत्तर, यानी कि ब्रिटेन जो है उसने अभी ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर के आचार संहिता लागू कर दिया है अपने देश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑनलाइन सुरक्षा पर आचार संहिता, ठीक है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने वाला पहला देश बन गया है कौन, ब्रिटेन। दूसरा, ब्रिटेन के बारे में अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में क्या है, स्थित है, सभी लोग इससे परिचित होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा बेसिकली हिस्सा है, और यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन सम्मिलित होते हैं यह भी आपको जानकारी होगी पहले से ही, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा। ठीक है, ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल है, और ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है। लंदन ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है, और यहां पर आप लोग जो है यूनाइटेड किंगडम के बारे में आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां पर कौन कौन से, ये देखिए यहां पर स्पेन है, यहां पर फिर फ्रांस है, इधर आपका पड़ जाएगा बेल्जियम इधर, ठीक है, दक्षिण पूर्व में, ठीक है, और इधर आयरलैंड आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग एक बार मैप से देख लीजिए कौन कौन से इसके आसपास का क्षेत्र है प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना, चलो, निम्नलिखित में से किसके उपन्यास को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, जरा टिक लगा लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जितने मैं प्रश्न कराता हूं आपको, वो सभी के सभी प्रश्न क्या होते हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं कोई भी प्रश्न आपके लिए अनवांटेड, अननेसेसरी नहीं कराता हूं। कई बार शिकायतें आती हैं कि सर आप प्रश्न कम कराते हैं, भाई साहब 10 प्रश्न 9 पर सभी लोग कराते हैं, मैं 8 कराता हूं, बस इतनी सी बात होती है। लेकिन वह 8 प्रश्न बेसिकली आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और जो व्याख्या मैं देता हूं वह व्याख्या जो होती है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो कभी आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सर प्रश्न कम होते हैं, जितना मैं कराता हूं इतने
इतना अगर आपने डाइजेस्ट कर लिया अपने आप में बहुत ही सफिशिएंट रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसके साथ साथ में कई प्रकार की जानकारियां भी मैं आपको देता हूं, वो सभी चीजें आपके लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो आपके एग्जाम के लिए ही मैं आप कराता हूं, कोई भी अननेसेसरी करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में थोड़ा सा फिट कर लीजिएगा आप लोग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी हाँ, आप लोग प्लीज थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान दीजिएगा, पीसेस वाले, है ना। 22 को आपका एग्जाम है, पता चला कि गोलगप्पे खा गए और बन गए, खुद ही गोलगप्पे बन गए, है ना। तो ये काम मत करिएगा, मतलब, ठीक है। थोड़ा कुछ दिन में जंक फूड से, खासकर फीमेल्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी प्लीज बचे थोड़ा सा। बहुत ज्यादा गोलगप्पे, टिक्की और मोमोज खाने पे ना पता चलेगा कि 22 तारीख आने तक खुद ही मोमोज बन गए, ठीक है। तो वो काम मत करिएगा, मोमोज वगैरह बाद में खा लीजिएगा, अभी अच्छा खाना खाइएगा, फल फ्रूट्स जूस पीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, और फल और सब्जी खाने का भी एक टाइम होता है। संतरे खा रहे हो, ऑरेंज खा रहे हो आप, दोपहर में खाना है आपको। जूस पीना है आपको, दोपहर में पीना है, पता चला रात में जूस पी रहे हो, संतरे खा रहे हो, मत खाना, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उपन्यास को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो सूर्य बालाजी हैं, अनीता सिंह जी हैं, सुरेश सिंह हैं, फिर इनमें से कोई नहीं। जरा जल्दी मुझे बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग तो इसका उत्तर होना चाहिए भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य बालाजी। क्या आपको लगता है ये सही उत्तर है? मुझे लगता है सही उत्तर है। आइए जरा देखते हैं हम लोग कि क्या ये सही उत्तर है। बिल्कुल सही, ए उत्तर ही इसका क्या है, सही है। यानी कि सूर्य बालाजी को अभी हाल ही में क्या हुआ है, उनके को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। और आइए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ और चीजें हैं, ठीक है। तो प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला के उपन्यास कौन सा है? कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ठीक है। इसके लिए को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। यह इनका उपन्यास है। प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है कि कौन देश को वाणी, वेणु की डायरी किसकी जो है कृति है, किसकी रचना है? आप कहेंगे सूर्यबाला जी की है, जिनको भी क्या किया गया है, 34वें व्यास सम्मान के लिए बेसिकली क्या किया गया है, चुना गया है। यह बात आपको क्या करनी है, विशेष तौर पर ध्यान देनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तुरंत इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने मैं कराता हूं सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जिसको मैं कहूं कि यह महत्वपूर्ण है, टिक लगा लीजिएगा। दैट मीन्स कि ऐसा प्रश्न के आने की चांस लगभग आपके 99.9% रहेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यह बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, ओके। चलिए, अच्छा हाँ भैया, आरओ वाले सो रहे हो तो जग जाओ थोड़ा सा ना, आपका एग्जाम डेट कभी भी आ जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्लीज, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है भैया? डिक सूफ है, वान शेन है, विलियम ड्रीस है, इनमें से कोई नहीं। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बेसिकली कौन है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिक सूफ है। अब ये चर्चाओं में की हुई क्योंकि नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, पीएम है कौन? डिक सूफ जी। डिक सूफ जी ने क्या किया, फोन घुमाया। किसको घुमाया भैया? आपके नेता, कौन है आपके नेता? मोदी जी को फोन घुमाया और उनसे बताया बढ़िया तरीके से। तो बताओ, इतने खतरनाक आदमी ये लोग होते हैं, खतरनाक इन द सेंस कि पॉपुलर कह लीजिए आप, किसी देश के पीएम राष्ट्रपति होते हैं, अच्छी होते हैं, वो लोग फोन पे क्या बातें करते हैं, मतलब वो भी आपके लिए न्यूज बन जाती है। सोचो, आप किसी को फोन करते हो तो आपको डांट लगती है, ज्यादा मत दिया करो। इसीलिए ध्यान रखना कि अपने आप को कुछ इस लेवल का बनाइए कि आपकी हर एक बात, आपका हर एक स्टेटमेंट, आपकी हर एक चीज न्यूज बन जाए, खबर बन जाए, तब तो आपकी सफलता का कुछ बात है। नहीं तो फिर तो ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर तो एक दिन खाना पीना है, दाल भात खा के सो जाना है, फिर उठना है, फिर ड्यूटी चले जाना है, फिर खाना है, सोना है, चले आना है, कहानी खत्म। अपने आप को कुछ ऐसा बनाओ कि दुनिया आपको सलाम करे, आपसे दुनिया मिलना चाहे, आपकी हर एक स्टेटमेंट को सुनना चाहे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो डिक सूफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था और कई सारे मुद्दों पर उन्होंने चर्चाएं की और इसी के लिए जो है बेसिकली क्या हुआ कि ये चर्चाओं में है, ठीक है, नीदरलैंड के पीएम। ओके, चर्चा में क्यों, हमने आपको बता दिया अभी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बातचीत की है? बातचीत की है भैया कि दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने को लेकर टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत और नीदरलैंड के नागरिकों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने और एजुकेशन और कल्चर यानी कि शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में आदान प्रदान पर क्या क्या है, जोर दिया कि भैया हमारा एजुकेशन आपका क्या हो, सिमिलर हो कुछ और, मतलब हम अपने एक दूसरे की शिक्षा व्यवस्था को ट्रांसफर करें, कल्चर को आदान प्रदान करें, क्योंकि संस्कृतियों का समागम जब होता है तो बहुत सारी चीजें सीखने और देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नीदरलैंड के बारे में, तो नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है, सभी लोग जानते होंगे, या उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। बेसिकली यहां पर आप लोग मैप में नीदरलैंड को देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसकी उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर समुद्र स्थित है। इसकी उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर देखो, उत्तरी सीमा और आपका पश्चिमी सीमा, ये पूरा का पूरा सी एरिया है। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, उत्तरी सीमा और पश्चिमी सीमा पर क्या है, पूरा का पूरा सी एरिया है, ठीक है। और दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी है। दक्षिण में भैया क्या है आपका, बेल्जियम है। ये देखिए, आप कैसे कर लेंगे, जो हो जाएगा उत्तर
आपका दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो दक्षिण में क्या आपका, ये देखिए आप बेल्जियम है दक्षिण में, और क्या कह रहा है भैया, पूरब में आपका जर्मनी है। तो बिल्कुल पूर्व दिशा अगर आप बात करते हैं, इसको जर्मनी यहां पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैप आप लोग प्लीज जरूर देखा करिए, कई बार मैप के बारे में जानकारी आपसे पूछ लेता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं मैप जरूर और जरूर आप लोग देखा करिए, ठीक है। इसके अलावा नीदरलैंड की मुद्रा क्या भैया, यूरो है। द हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा भी दिया जाता है। द हेग नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा द हेग का। तो द हेग को एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में बेसिकली जो है नीदरलैंड के जाना जाता है। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो आपको जानना जरूरी थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, इसको पर भी आप लोग टिक लगा लीजिएगा। हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, तो आपके सामने ऑप्शन है कविता चौधरी, आप लोग शायद जानते होंगे इनको, बड़ी अच्छी कवियत्री हैं, ठीक है। और गगन गिल या सूर्यबाला, या इनमें से कोई नहीं। सूर्यबाला के बारे में अभी आपने पढ़ा ही, ठीक है। तो आपको बताना है कि बेसिकली किसको जो है दिया गया है 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जो उत्तर होगा भैया क्या होगा, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी कि गगन गिल, ठीक है। याद रखिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्या हो गया भाई, चलो। तो हिंदी के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जॉन मॉली की लेखिका कौन, जानी मानी लेखिका कौन, गगन गिल को उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है। तो आपके लिए प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि ये जो कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर किसकी जो है, किसका संकलन है? आप कहेंगे कि ये बेसिकली किसका है, गगन गिल का है, ठीक है। क्या देखिएगा, कविता से एक बात याद आ गई, हो सकता है कुछ टाइम बाद मेरी भी एक कविता का संग्रह आप सभी लोगों के बीच में जो है मौजूद हो, और एक प्यारी सी अच्छी सी नॉवेल, हालांकि नॉवेल मेरी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे लगता है, लेकिन हाँ कविता संग्रह जो मेरा है, जो मैं लिखता हूं, हो सकता है कि ये 6-7 महीनों में आपके बीच में उपस्थित मतलब प्रकाशित हो जाए। आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। जब भी प्रकाशन उसका होगा मैं आप सभी लोगों के बीच में उसको जरूर शेयर करूंगा। और एक अच्छी सी उपन्यास जो मेरे ही जीवन पर आधारित है, इतने वर्षों का जो संघर्ष और बाकी जो चीजें रही हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में जो आपको बहुत दुख देती हैं, कुछ सिखाती हैं, उन्हीं पर आधारित है। रियल बेस्ड स्टोरी है बेसिकली वो। आपके बीच उपन्यास मेरी जल्दी ही प्रकाशित होगी, आप लोग जरूर पढ़िएगा। जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। खैर आगे, अंग्रेजी समेत सभी 21 भाषाओं के लेखकों को अगले वर्ष 8 मार्च को 1 लाख रुपए की नगद राशि और के साथ सम्मानित भी किया जाएगा। इनको याद रखिएगा, ठीक है। तो मार्च में इनको सम्मान दिया जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, सर्वधर्म संवाद, ठीक है। क्या सर्वधर्म संवाद आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ये एक जो है आयोजन होता है जो प्रतिवर्ष किया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि इसका आयोजन बेसिकली कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग करता है, या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग करता है, या नीति आयोग करता है, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। कौन करता है, यह आपको बेसिकली क्या करना है, बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग शायद इसका उत्तर जानते होंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह के टच में रहते होंगे तो शायद आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। ये बेसिकली सर्वधर्म संवाद का आयोजन करता है, सभी धर्मों के मध्य में संवाद आयोजन करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग धर्मों के लोग में कई प्रकार की जो है विघटनकारी नीतियां या सोच विकसित होने लगती है, और ऐसे में सभी को सामंजस्य स्थापित करते, सभी को एक रखना अपने आप में क्या होता है, जरूरी होता है। इसीलिए यह किया जाता है। तो सर्वधर्म संवाद आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और बौद्ध, जैन और अन्य समुदायों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ सर्वधर्म संवाद का जो समाज को क्या करता है, आयोजित करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने फिडे विश्व अंडर 18 यूथ रैपिड और विल्ड्स खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो प्रणव वेकेंटस ने, डी गुकेश या रंजन, या इनमें से कोई नहीं। डी गुकेश का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। उस दिन ऑप्शन में डी मुकेश हो गया था, लेकिन डी गुकेश था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रणव वेंकटेश ने जो है ये अपना खिताब अपने नाम करके एक हिस्ट्री जो है मेक किया है।
तो शतरंज में भारत के, कहां के हैं ये, भारत के प्रणव वेकेंटेस ने स्लोवेनिया में फिडे विश्व अंडर 18 यूथ रैपिड और विड्स खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। चेन्नई के शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय ग्रैंड मास्टर ने रैपिड श्रेणी में 9.5 यानी कि 9.5 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीत लिया, अपने आप नाम किया। तो ठीक है, एक जो है बड़ा इतिहास रचा। इसके अलावा प्रणव ने विड्स श्रेणी में एक राउंड शेष रहते हुए 19.5 यानी कि 19.5 के जो है अंक इन्होंने क्या किए, हासिल किए थे। तो ये अपने आप में एक बढ़िया न्यूज है आपके लिए, आप लोग इसको जो है क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में किस संस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया 2025 के नाम से ये अभी सीरीज आई हुई है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए IIT खड़गपुर या IIT मुंबई या IIT कानपुर या फिर JNU। ये पूछ रहा है भारत में दूसरे स्थान पर कौन है, तो भारत में QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आपका IIT खड़गपुर है, जो कि अच्छा है अपने आप में। यहां पर रिसर्च यहाँ की खड़गपुर की अच्छी है, और कई मामलों में IIT खड़गपुर हो गया, IIT रुड़की और IIT आपका कानपुर जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरा स्थान IIT खड़गपुर ने प्राप्त किया है, ये सेकंड पोजीशन पे है। और इसके अलावा अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट पे आपका IIT कौन, IIT दिल्ली आ रहा है। कौन आ रहा है, दिल्ली आ रहा है। और अगर हम वैश्विक पटल की बात करते हैं तो टोरंटो विश्वविद्यालय है वो वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर है, टोरंटो विश्वविद्यालय। ठीक है, देखिए यहां पर ये देखिए, ये पॉइंट वही लिखा है, पिछले वर्ष की तुलना में यह संस्थान 147 स्थान पर ऊपर आ गया है। अब यह वर्ल्ड रैंकिंग में विश्व का 202वां और एशिया का 23वां और भारत का दूसरा विश्वविद्यालय बन गया है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरणीय अनुसंधान, पर्यावरणीय संवहनीयता, ज्ञान के आदान प्रदान, रोजगार परकता, अवसर उपलब्ध कराने और सुशासन के आधार पर विश्वविद्यालय की रैंकिंग की गई है। इतने सारे इसके बेसिकली क्या है, पैरामीटर्स है जिसके आधार पर यह रैंकिंग आपको QS रैंकिंग बेसिकली प्रदान की गई है। ठीक है, IIT दिल्ली क्या है, प्रथम स्थान पर है भारत के मामले में। ठीक है, और टोरंटो विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आता है आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न कि बताओ कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है कौन है, नदी है, धान का खेत है, वन पारिस्थितिकी तंत्र है या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन है, इसका उत्तर आपको देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर जरूर देंगे और ये प्रश्न आप लोग याद भी करेंगे। इसलिए इकोसिस्टम वाला जो चैप्टर आपके एग्जाम में है, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से इकोसिस्टम। अच्छा, कुछ टास्क आप लोग लिख लीजिए आज जो आपको रेडी करने हैं। ठीक है, पहला टास्क आपका क्या है, कुछ टॉपिक्स में आपको देता हूं जो आपको रेडी करने हैं। बात अगर इकोसिस्टम की आ जाती है तो पहला आपको तैयार करना है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में तैयारी करना है। दूसरा पिरामिड से भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो पिरामिड भी आपको रेडी कर लेना है। कौन सा उल्टा पिरामिड कब बनेगा, सीधा कब बनता है, बायोमास का पिरामिड हो गया। ठीक है, अलग अलग जो पिरामिड्स होते हैं वहां से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करना है, रेडी करना। और जो इकोलॉजी वर्ड है, पारिस्थितिकी वर्ड है, इसको सबसे पहले किसने इसका उपयोग किया था, प्रयोग किया था, यह भी। और इकोसिस्टम में अलग अलग जो इकोसिस्टम होते हैं वो आपको अच्छे से रेडी करना है। तो दो टॉपिक, इकोसिस्टम और पिरामिड, आपको जो है क्या करना है, याद कर लेना है। और जो है आप लोग चाहें तो जो ऊर्जा प्रवाह होता है आप लोग उसको भी चाहें तो रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रेडी करनी। यहां से प्रश्न डैम श्योर है कि 2 प्रश्न यहां से हर हाल में पूछा जाता है। सिर्फ 2 टॉपिक से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स मैंने यूपीपीसीएस क्रैश कोर्स में कराया हुआ है, आप चाहें तो वहां से जाकर के उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो था। ये टास्क है यानी कि आपका HW है यानी कि होमवर्क है। ठीक है, बचपन में आपको CW और SW मिलता था। CW यानी कि क्लास वर्क और SW यानी कि होमवर्क। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। 2 कॉपी बना लीजिएगा, एक होमवर्क की और एक बनाइएगा आपके पीसीएस मेंस के लिए। ठीक है, चलिए आज पीसीएस के लिए मैंने कोई प्रश्न नहीं दिया है आपको, कोई निबंध का भी कोई प्रश्न नहीं दिया है। आज चिल मारिएगा, मस्त रहिएगा, लेकिन जो मैंने यहां पर प्रश्न पूछा है इसका उत्तर आप लोग क्या करिएगा, जरूर दीजिएगा। और अगर आपको पीसीएस 2025 की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी बेसिकली कोर्स हमारा लॉन्च हो चुका है, आप लोग चाहें तो उससे अपडेट होकर के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बाकी हम लोग अच्छे से मिलेंगे 22 के बाद जो है तकरीबन फर्स्ट हाफ जनवरी से हम लोग बहुत सारे
इंपॉर्टेंट जो फ्री इनिशिएटिव हमारे होंगे वो स्टार्ट होंगे। जैसे पीसीएस मेंस के लिए हमारे महत्वपूर्ण सीरीज चलेगी, इसके अलावा एसए के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चलेगी। एसए पर कई सारे कमेंट्स मेरे पास आए हुए, तो एसए हम लोग जनवरी फर्स्ट हाफ वीक से शुरू करेंगे और महत्वपूर्ण जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे आपके क्या कहते हैं पीसीएस के, उन पर भी चर्चा हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे कल हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठंडी से बचाव रखिए। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।